और इस वक्त योगी मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण पर बड़ी खबर आ रही है। होली से पहले हो सकता है शपथ ग्रहण, 15 मार्च के दिन हो सकता है शपथ ग्रहण। शपथ ग्रहण को लेकर मंथन का दौर इस वक्त जारी है। समारोह में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के भी शामिल होने की बात निकलकर सामने आ रही है। 17-18 मार्च को होली है और 19 मार्च को एमएलसी नामांकन की आखिरी तारीख होने की वजह से होली के पहले ही ये जो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का वो रखा जा सकता है। तो खबर यही आ रही है कि जल्द ही शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। 15 मार्च हो सकती है तारीख शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण को लेकर इस वक्त मंथन का दौर जारी है। बातचीत करने के लिए अनामिका हमारे साथ जुड़ गई है। अनामिका, जिस तरह से कहा जा रहा है कि शपथ ग्रहण जल्द ही करवा लिया जाएगा, 17-18 को होली है, उसके बाद भी एमएलसी का कुछ चुनाव होना है, उसको लेकर भी, तो क्या हम मान के चले कि 14-15 यही वो तारीख हो सकती है जब मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा? देखिए, अभी तक जो जानकारी आ रही है पार्टी आलाकमान की ओर से नई सरकार के गठन को लेकर, वो अब तक यही बता रही है, क्योंकि पार्टी भी ये बात बखूबी जानती है कि बहुत बड़े बदलाव उस लेवल पर नहीं होने हैं। सबके नाम लगभग तय हैं। हाँ, मंत्रियों के नाम को लेकर कुछ चीजें आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन मोटे तौर पर प्रारूप यही रहेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए टाइमिंग को लेकर, शेड्यूल को लेकर के, तो 15 के बाद से अगर देखा जाए तो 17-18 में होली का त्योहार है। सभी जो विधायक है नवनिर्वाचित या फिर जो मंत्री हैं उनको भी अपने क्षेत्र में जाना है, कार्यकर्ताओं के बीच में जाना है। इसके अलावा 19 तारीख को एमएलसी के नामांकन की आखिरी तारीख है, जिसके बाद एमएलसी के चुनाव होने हैं। और जो एमएलसी के चुनाव होने हैं उसमें संख्या भी काफी ज्यादा है जिन लोगों को निर्वाचित होना है एमएलसी के लिए। तो ऐसे में वो चुनाव भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कार्यकर्ताओं के लिए, उनके नामों के चयन के लिए, लिस्टिंग के लिए, नामांकन के लिए, चुनाव के लिए। तो ये भी प्रक्रिया आगे लंबे समय तक चलेगी। लिहाजा पार्टी ये मानकर चल रही है कि 15 मार्च से पहले या 15 तक अगर कर लिया जाए इसको, जिसमें 15 मार्च जो तारीख जो दी जा रही है उसमें मंगलवार का दिन है। और हमने ये देखा है कि चूंकि योगी सरकार की अगर बात की जाए या पिछले कुछ बड़े डिसीजन की बात की जाए तो उसमें दिन का बड़ा खास ख्याल रखा गया है। तो 15 मार्च को मंगलवार का दिन है। बिल्कुल। तो चलिए, मंथन का दौर चल रहा है और बहुत जल्दी ये तारीख भी घोषित कर दी जाएगी कि कब शपथ ग्रहण समारोह रखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अनामिका। और लगातार हम जीत की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जिस तरह से बीजेपी ने जीत दर्ज की है, उसके पीछे क्या वजह रही, किस तरह से इस जीत को हासिल कर पाई बीजेपी, इसी पर बातचीत करने के लिए शादाब शम्स, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। उत्तराखंड से सुजाता पॉल, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। सुधीर दुबे, नेता एसपी, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। और साथ ही शरद त्रिवेदी, प्रवक्ता बीजेपी उत्तर प्रदेश, हमारे साथ जुड़ेंगे। शरद, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करते हैं। जीत की खुमारी उतरी है कि नहीं अभी तक? नहीं, अभी तो शुरुआत है। कल रात में ही जीत हुई है और हम लोग इसका जश्न मना रहे हैं। और ये युग पुरुष माननीय मोदी जी और हिंदू हृदय सम्राट उत्तर प्रदेश के हमारे माननीय योगी जी के कार्यकलापों से ये चीज हम लोग को हासिल हुई है। उत्तर प्रदेश की जनता ने भी ये साबित कर दिया है कि किसी बहकावे छलावे में वो आने वाले नहीं है। हम लोगों ने, जैसे विपक्ष जो है वो इंजीनियरिंग की बात कर रहा था, हम डिलीवरिंग की बात कर रहे थे। जो हमने कहा वो करके दिखाया और जनता ने इसीलिए हम लोगों को दोबारा 5 साल के लिए सेवा के लिए चुना है और हम लोग इसके लिए तत्पर हैं। बिल्कुल। और शादाब शम्स भी बीजेपी की तरफ से ही प्रवक्ता है। शादाब शम्स जी, क्या वजह सबसे बड़ी इस जीत के पीछे देखते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड? देखिए, मुझे लगता है कि मोदी जी का लंबा समय उत्तराखंड में बीता है और मोदी जी उत्तराखंड से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन मोदी जी की गलतफहमी इस बार दूर कर दी कि वो उत्तराखंड से प्यार करते हैं। उत्तराखंड के लोग उनसे ज्यादा प्यार करते हैं, ये आज उत्तराखंड के लोगों ने साबित कर दिया। तमाम मिथकों को तोड़ते हुए पूरा पहाड़ मोदीमय, पूरा पहाड़ भगवामय हो गया। और ये बात स्पष्ट हो गई कि मोदी जी जितना प्यार आप उत्तराखंड से करते हैं, उत्तराखंड के लोग उससे ज्यादा प्यार आपसे करते हैं। हम राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत हैं। हमारे यहाँ कई मिथक थे, तमाम मिथक धराशायी हो गए क्योंकि ये मोदी युग चल रहा है। और हम इसलिए कह सकते हैं बहुत ताकत के साथ मेरा एक एक कार्यकर्ता मोदी जी के, योगी जी के और धामी जी के नाम पे यहाँ चुनाव लड़ा। माननीय पूरा संगठन हमारा पूरी ताकत से चुनाव लड़ा और जो रिजल्ट है वो सबके सामने है। ऐतिहासिक वोट, ऐतिहासिक जीत हमने दर्ज की। और मैं बार बार देख रहा था कांग्रेस के नेता कभी चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे थे, कभी ईवीएम मशीन पे सवाल उठा रहे थे, कभी एग्जिट पोल पे सवाल उठा रहे थे, कभी मीडिया पे सवाल उठा रहे थे। लेकिन एक बात स्पष्ट हो गई, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं अब विपक्ष के तमाम नेताओं से, वजह तलाश
तलाश करो अपने हार जाने की, हमारी जीत पर रोने से कुछ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल शादाब शम्स जी, ठीक है, वो उत्तराखंड में जबरदस्त जीत बीजेपी ने हासिल की है, लेकिन एक खालिश रह गई मन में क्योंकि अपनी सीट पुष्कर धामी नहीं बचा पाए। खैर, कहा यह जा रहा है कि मोदी जी के नाम पर ही इतनी बम्पर जीत मिली है। सुजाता पॉल, कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ है। सुजाता जी, कमी कहां रह गई? देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहती हूँ उत्तर प्रदेश से जो हमारे साथी जुड़े हैं भाजपा के, और शादाब शम्स जी को जो उत्तराखंड भाजपा से जुड़े हुए हैं, और इनको इनकी जो जीत है उसकी बधाई। और निश्चित तौर पर ये बधाई, जैसा कि शादाब शम्स ने खुद स्वीकारा है, ये मोदी जी के नाम पे है। तो यानी कि बधाई के लिए वो सबसे मजबूत दावेदार रहे, उनको उन्होंने डिलीवर किया और उनको बधाई। अब जहां तक हमारी बात है तो हमें मंथन भी करने की जरूरत है, अपने आप में बदलाव लाने की भी जरूरत है, वो कांग्रेस पार्टी करेगी। और अगर शादाब शम्स ने एक बात कही कि ईवीएम पे सवाल उठाए नहीं, आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में किसी ने ईवीएम पे कोई सवाल नहीं उठाए। हम जनादेश का सम्मान करते हैं और हम अपने अंदर झांक कर देखेंगे कि हमारे में कहां कमी रह गई या लोगों के लिए क्या मुद्दे हैं आज जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। सुजाता पॉल, ये बताइए कि आपसी कलह ही पहाड़ में, जिस तरह से कहा जा रहा था, एंटी इनकम्बेंसी है। एक इतिहास भी रहा कि जब से राज्य गठन हुआ तब से एक पार्टी एक बार सत्ता में आती है, फिर दूसरी पार्टी को सत्ता मिलती है, लेकिन सारे मिथक टूटे क्या कांग्रेस की आपसी कलह की वजह से? देखिए, अगर आप आपसी कलह की बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी में आपको कौन से आपसी कलह दिख रहे थे चुनावों के समय में, आप मुझे बताइए। मुख्यमंत्री के नाम पर ही अगर हरीश रावत पूरे कैंपेन को पूरे कांग्रेस पार्टी का चेहरा बनकर आगे रह रहे थे, तो उन्हीं के बड़े नेता अपनी अपनी बातें कर रहे थे। देखिए, हर एक को अधिकार है कि वो बात करें, लेकिन किसी ने ये सवाल तो नहीं उठाया। हरीश रावत जी के काबिलियत पे तो कभी सवाल नहीं उठा। वो कैंपेन कमेटी को हेड कर रहे थे और उन्होंने अपनी हार को स्वीकारा भी है। तो ये बात तो आपकी गलत हो जाती है। लेकिन अगर आप आंतरिक कला की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक कला इतनी ज्यादा देखी गई थी क्योंकि उन्हें एंटी इनकम्बेंसी दिख रही थी। अब मुद्दे क्या थे जनता के लिए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये समझना पड़ेगा हमें कि आज अगर हम बहुत आसानी से कह देते हैं और मीडिया भी इस बात को कहती है कि भाजपा जो है वो 24/7 365 डेज वो चुनावी मोड में रहती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर आप गवर्नमेंट में आ गए तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, क्या वो गवर्नेंस दे पा रहे हैं या केवल भाजपा के लिए कार्य कर रहे हैं? गवर्नेंस दे पा रहे हैं, तभी तो विश्वास जताया उत्तराखंड की जनता ने। सुजाता पॉल, तो उन्होंने सबके लिए कार्य नहीं किया। आपने स्वयं मान लिया इस बात को कि उन्होंने केवल भाजपा के लिए कार्य किया, भाजपा के लिए वोट मांगा। लेकिन हम में क्या कमी है और हमें इसे कैसे काउंटर करना है, हमें इस पर काम करने की जरूरत है, जो हम करें। ठीक है, और वो कमी कहां रह गई है? क्या मुद्दे उस तरह से नहीं उठ पाए? हमारे साथ सुधीर दुबे जी है, नेता एसपी हैं। सुधीर दुबे जी, हालांकि एसपी का प्रदर्शन पिछली बार की अपेक्षा बहुत अच्छा रहा, लेकिन फिर भी एक बड़े मार्जिन से बीजेपी ने दर्ज की और प्रचंड बहुमत के साथ अब सरकार बनाने जा रही है। जो मुद्दे थे जिसको समाजवादी पार्टी ने लगातार उठाए, क्या वो इतने प्रभावी ढंग से जनता के बीच में नहीं पहुंचा पाए? क्या फिर भी एक बड़े मार्जिन से बीजेपी ने दर्ज की और प्रचंड बहुमत के साथ अब सरकार बनाने जा रही है। जो मुद्दे थे, सुधीर जी, आवाज मिल रही है आपको? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। मेरी आवाज नहीं आ रही है, चलिए ठीक है, उसको दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं, आपके पास आएंगे। लेकिन शादाब शम्स जी, अभी हम सुजाता जी को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि कोई आपसी कलह नहीं था, कोई ऐसा नहीं था। बीजेपी तो मान के चल रही थी कि वो हार रही है, तमाम बातें वो कर रही थी, और उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, मंथन का दौर कांग्रेस के लिए जरूर है, लेकिन हर बात से उन्होंने इनकार किया। आपने सुना भी। देखिए, बदकिस्मती है कांग्रेस की, मैंने कहा कि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास नहीं हो रहा है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम पे यहाँ जो शगुफा छोड़ा गया, तुष्टीकरण की राजनीति करने की एक साजिश की गई,
उससे कहीं ना कहीं उन्हें भारी नुकसान हुआ। और उससे जिस व्यक्ति ने ये बात कही उस व्यक्ति का प्रमोशन देते हुए उसको इन्होंने उपाध्यक्ष बना दिया। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपनी गलतियों का एहसास करना चाहिए कि अब देश और प्रदेश ये जातिवादी राजनीति से ऊपर उठ गया है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम विश्व गुरु की तरफ आगे बढ़ रहे हैं दुनिया में, और मुझे लगता है कि आज पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। और आज उसके बावजूद अगर कांग्रेस छोटी या विपक्ष छोटी जातिवादी राजनीति तक सिमटा रहेगा तो काम नहीं चलेगा। हमने विकासवाद की राजनीति की और हर वर्ग से, हर समुदाय से, हर संप्रदाय से हमें वोट मिला, और जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का हम नारा देते थे वो कहीं ना कहीं चरितार्थ होते हुए दिखा। और ये 2024 का ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। इसलिए हम कह सकते हैं आने वाला वक्त हिंदुस्तान का है। बिल्कुल, और कहा भी जाता है बीजेपी हमेशा चुनावी मूड में रहती है, इसलिए आप 22 अभी जीत कर आए हैं और 24 की बात कर रहे हैं। शरद, चलिए सुधीर दुबे जी लगता है हमारे साथ जुड़ गए। सुधीर जी, आवाज आ रही है तो जरा ये बताइए कि कहां पर कमी रह गई? क्या जिन मुद्दों के साथ समाजवादी पार्टी मैदान में उतरी, क्या वो जनता तक सही तरीके से डिलीवर नहीं कर पाई क्या? हालांकि जीत आपकी भी बढ़ी है, पिछली बार की अपेक्षा आपका वोट प्रतिशत भी बढ़ा है, सीट भी बढ़ी है, फिर भी कमी कहां रह गई? नीलू जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की महान जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने जहां भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपी है वहीं हमारी करीब 2.5 गुना सीटें बढ़ा करके और 10% से ज्यादा हमारा वोट शेयर बढ़ा करके हमें मजबूत पहरेदार के रूप में जो जिम्मेदारी सौंपी है। समाजवादी पार्टी आने वाले समय में अगले 5 साल उस जिम्मेदारी का निर्वहन करेगी और जिन मुद्दों को लेकर के, जैसे महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, किसानों की दुर्दशा है, आवारा पशु हैं, जिन मुद्दों को लेकर के हम चुनाव में गए थे उन मुद्दों को लेकर के पूरे 5 साल तक उन मुद्दों से हम संघर्ष करेंगे। और ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे, जिला लेवल पर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की इस झूठ को, इनकी पोल खोलने का काम करेगी। जहां तक मुद्दों का सवाल है, समाजवादी पार्टी जहां तमाम जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर के चुनाव में उतरी थी, वहीं भारतीय जनता पार्टी बुलडोजर संस्कृति को लेकर के और जो कोविड प्रबंधन में जो इनकी नाकामी थी उसको छिपाने के लिए अब तो हर नाकामी कामयाबी में बदल गई है। बिल्कुल सुधीर जी, अब तो हर नाकामयाबी जो है वो कामयाबी में बदल गई है। अब चूंकि स्थिति जो है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि बीजेपी सरकार बना रही है, विपक्ष में आप हैं। अब कामकाज के तरीके के बाद अब 5 साल का और इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही अब आप जनता के पास जाएंगे और फिर उस हिसाब से अपनी बात रखेंगे। समय की थोड़ी सी कमी है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।